नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो 69 और 70वीं बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग है। ये मेंस को लेकर हम लोग एक नए सिरे से फिर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें 69 बीपीएससी का मेंस और 70 बीपीएससी के मेंस की तैयारी करेंगे हम लोग। बेसिक से मैं शुरू करूँगा। ये पहला लेक्चर होगा मेंस के रिगार्डिंग। लेक्चर नहीं, अभी गाइडेंस सीरीज भी चलता रहेगा साथ साथ में, और साथ साथ में मैं 3 तारीख के बाद से आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूँगा। अभी गाइडेंस का है। पहला वीडियो होगा सिलेबस डिस्कशन का, जिसमें हम लोग सिलेबस आज डिस्कस करेंगे। दूसरा वीडियो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करके मैं सिखाऊंगा आपको। तीसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। चौथे वीडियो से GS1 को, फिर पाँचवें वीडियो में GS2 और साथ साथ में निबंध को भी हम लोग लेकर चलेंगे। एक दिन में दो तीन वीडियो आपको 3 तारीख के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। 69 बीपीएससी हो चुका है। आपका बीपीएससी का पीटी जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, अगर आप बीपीएससी में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहना चाहते हैं, या फिर आप 70वीं बीपीएससी के लिए सोच रहे हैं, और या फिर 70 बीपीएससी का फ्रेश से शुरुआत कर रहे हैं, तो भी आपको अभी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस अब वैसा नहीं रहा जैसा मेंस 67 तक हुआ है। 67 का भी मेंस आसान नहीं था, लेकिन 67 तक फिर भी पुराने पैटर्न पर आधारित मेंस हुआ है। 68 का पेपर जब मैं आपको कल डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आपको ये पता चलेगा, कल परसों मैं डिस्कस कर दूंगा, तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से बदल गया है। ओके, तो अगर आपको वाकई मेंस की तैयारी करनी है, वाकई बीपीएससी पास करना है, तो मेंस पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। जिसका आंसर जितना धारदार होगा, जिसका समझ जितना अच्छा होगा, जिसका भाषा और जो सब्जेक्ट है उस पर पकड़ जितनी अच्छी होगी, जिसका भी, उसका मेंस निकलना उतना ही आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो सिलेबस ही, और सिलेबस का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। बीपीएससी के वेबसाइट पर जाइए, सिलेबस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर बीपीएससी का सिलेबस है, उसको डाउनलोड करके अपने जहाँ पर पढ़ते हैं उसके सामने चिपका देना है। ग्रुप में भी मैं सिलेबस भेज दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी रहता है, वहाँ पर आपको अगर मुझसे संपर्क करना होता है तो वहाँ पर आप आसानी से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस डिस्कशन को। बीपीएससी की वेबसाइट जब आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका सिलेबस दिखता है। काफ़ी डिटेल रहता है, 100 पेज का है ये, लेकिन उसमें उतना सारा कुछ अपने लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए लिखा हुआ है, और ये मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है। पहली बात, जो आपका बीपीएससी का मेंस होता है उसमें कितने पेपर होते हैं, सबसे पहला चीज़ इसी को डिस्कस करेंगे। चिंता मत कीजिएगा, मैं बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी तो आपका पीटी एग्जाम ही हुआ है 69 बीपीएससी का, तो अभी 1-2 दिन के बाद आपको हर चीज़ फिर से शेड्यूल के हिसाब से मिलने लग जाएगा। आंसर राइटिंग में मैं सिखाऊंगा आपको, निबंध लेखन भी सिखाऊंगा, सब चीज़ आएगा आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ओके, देखिए सबसे पहली बात, तो बीपीएससी का जो मेंस होता है उसमें 3 पेपर होते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं। कल आपको क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा तो और भी डिटेल में बताऊंगा। पहला पेपर होता है GS1, दूसरा होता है GS2, मुख्य मैं कह रहा हूँ, तीसरा होता है निबंध। निबंध पेपर को पिछले साल ही ऐड किया गया है, पहले निबंध नहीं होता था। GS1 300 मार्क्स का होता है, GS2 300 मार्क्स का, और निबंध 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसी 900 मार्क्स में से आपका मेरिट बनता है। आप जब मेंस पास करते हैं तो इसी 900 मार्क्स में से मेरिट बनता है आपका। बाकी सामान्य हिंदी यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है, और आपका ऑप्शनल का पेपर ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का होता है। इतना तो पता होगा आपको बेसिक से। हिंदी में आपको 30 नंबर लाना होता है, और ऑप्शनल में आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से नंबर लाना होता है। जैसे जनरल के बच्चे को ऑप्शनल में 40 नंबर लाना पड़ता है, जनरल, EWS, इन सभी को। बाकी OBC वगैरह का 33 या 35 नंबर है, देख लीजिएगा एक बार खुद से। कट ऑफ आपका जो होता है ऑप्शनल का, वो आपके कैटेगरी के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। ओके, तो ये 3 तो मुख्य रूप से पेपर हो गए आपके। 900 मार्क्स किस में से बनते हैं, तो आपका GS1 का पेपर 300 नंबर, GS2 का पेपर 300 नंबर, और निबंध का पेपर 300 नंबर, जिसमें निबंध जो है वो गेम चेंजर साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, सुनिएगा मेरी बातों को, अभी डिटेल में बताऊँगा सब कुछ। निबंध का पेपर इसलिए गेम चेंजर बन गया है क्योंकि क्या हुआ है ना, कि पिछले साल से जब 68वीं बीपीएससी का फरवरी में पीटी हुआ था, और उसके बाद जब मैंने बच्चों को मेंस के लिए निबंध पढ़ाना शुरू किया, तो निबंध पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि निबंध के लिए एक विशेष तरह की समझ चाहिए होती है बंधुओं, और लिखने का भी एक अच्छे तरीके से आपका पकड़ होना चाहिए। आपका हिंदी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। देखिए, निबंध कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है।
ठीक ना। अगर आपको समाज का, सोसाइटी का, इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा समझ है और आपकी लेखन शैली अच्छी है, यानी कि आप बातें बनाना जानते हैं, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, लिखना अगर आप कॉपी पर जानते हैं, आपके मन में जो भावनाएं चल रही हैं अगर आप उसको कॉपी पर खूब अच्छे से लिख लेते हैं तो यकीन मानिए निबंध आप ही के लिए पेपर लाया गया है। और अगर ये शैली आपके अंदर नहीं है कि आप सोचते तो बहुत हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो निबंध पेपर फिर आपको बहुत परेशान करने वाला है। इसलिए मैंने क्या बोला कि निबंध पेपर जो है वो गेम चेंजर साबित होगा। आमूर्त और मूर्त दोनों विषय के निबंध आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो निबंध थे पिछले पेपर में, अगर 68वीं का पेपर आपने देखा होगा, 68वीं का पेपर देखना हो आपको तो प्रीवियस ईयर का पेपर जाकर देखिएगा। मेरे ही चैनल पर वीडियो के फॉर्मेट में डिस्कस किया हुआ है, 69 बीपीएससी गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा आपको। मैं आपको उसको शेयर भी कर दूंगा और आप देख सकते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि आमूर्त विषय पर निबंध अधिक थे। आमूर्त विषय का मतलब क्या होता है? ऐसे विषय जिनको आप सोचकर या जिनको पढ़कर अपने आँख के सामने कोई भी चित्र नहीं बना पाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि लोकतंत्र पर एक निबंध लिखिए, तो ये तो मूर्त विषय हो गया। आपको पता है कि लोकतंत्र क्या होता है, आपके आँख के सामने कोई तो चित्र बनता है लोकतंत्र के नाम पर। अब मैं आपको बोलूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, इस पर लिखिए कि हम ही ब्रह्म हैं, या फिर इस पर लिखिए कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, इस पर निबंध लिखिए, तो आपके सामने कोई भी चित्र नहीं बनेगा कभी भी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यानी कि आपको एग्जाम्पल पर आधारित बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा सोचकर, तो इसी को आमूर्त कहा जाता है। कठिन होते हैं निबंध लिखना, इसलिए मैं पहले से ही सचेत कर रहा हूँ, आपको निबंध लिखने की हैबिट अभी से शुरू करना चाहिए। चलिए पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, हम लोग एक एक चीज़ को समझ लेते हैं और थोड़े दिन में मैं तो आपको डिटेल पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा मेंस के लिए, चिंता मत कीजिए। देखिए यही है सिलेबस। सामान्य हिंदी का कौन कौन सा सिलेबस होता है? पिछली बार एक बच्चा सामान्य हिंदी में भी फेल हुआ था, उसके 4 मार्क्स दिए गए थे। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि सामान्य हिंदी को थोड़ा सा भी आप सुनिए मेरी बातों को। जब आप GS1 GS2 में बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे और सामान्य हिंदी में अगर आप फेल हो जाते हैं तो इस चीज़ को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है ना। एक बच्चे को दिया गया था 4 या 5 नंबर सामान्य हिंदी में, इतना बुरा तो नहीं ही लिखा होगा। मुझे समझ में नहीं आया था उस बच्चे का मार्कशीट देख कर कि मैं इसको क्या बोलूँ, किस प्रकार से क्या लिखा होगा कि 4 नंबर दिया गया। मेरे पास वो मार्कशीट है, किसी और एग्ज़ाम का है, AO का है, लेकिन AO है या कोई और है दिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन अचंभित रह गया था मैं उसको देख के कि इसको 4-5 मार्क्स कैसे दिए गए हिंदी में। इसलिए हिंदी को भी सामान्य में नहीं लेना है। अगर आपका हिंदी थोड़ा सा भी अच्छा होगा ना तो आप पास कर जाएंगे। कुछ भी पेपर बेकार आता है, रद्दी आता है, रक्षाबंधन पर निबंध लिखने के लिए बोल देता है, इतना ख़राब आता है, तो उस पर तो लिख ही सकते हैं आप। BPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे तो है ना। देखिए इसमें क्या क्या सब आता है। निबंध 30 अंक के रहते हैं इसमें से। निबंध अगर आप अच्छे लिख लेते तो उसी में से 15 नंबर आ जाएंगे आपके। तो व्याकरण 30 नंबर का रहता है, वाक्य विन्यास में 25 मार्क्स का रहता है और संक्षेपण है 15 अंक का। तो यानी 30-15 मिला दीजिएगा तो 30 से ज़्यादा नंबर लाना है, हमें कोई टॉप थोड़ी नहीं करना हिंदी में। ओके, GS1 पर हम लोग आ गए। देखो भाई, पिछले साल 67वीं BPSC तक GS1 बड़ा ही मासूम हुआ करता था। क्या बोला मैंने? GS1 पिछले साल 67वीं BPSC तक बहुत मासूम पेपर था, मतलब मार्क्स उठाने वाला पेपर था। थोड़ा सा पढ़ के जाओ और वहाँ पर उल्टी करके आ जाओ, रट के जाओ, उल्टी करके आ जाओ, इसी प्रकार का था। लेकिन अब अतुल प्रसाद जी ने थोड़ा सा क्रांति कर दिया, इसमें बदल दिया, पूरा पूरा बदल कर रख दिया। मैं बताता हूँ क्या बदला है, सुनिएगा मेरी बातों को। पेपर जब डिस्कशन करूँगा तब और क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। देखिए भारत का आधुनिक इतिहास यहाँ पर एलोबरेट भी किया गया है, इसको उस पर भी चलेंगे हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया है और भारत की संस्कृति। अब भारतीय संस्कृति में चैप्टर तो कुछ कुछ लिखे इन्होंने, लेकिन इंडियन कल्चर जैसे ही आ गया ना, तो अब इंडियन कल्चर का तो कोई और अंत ही नहीं है। हड़प्पा पीरियड से शुरू करके और मॉडर्न हिस्ट्री तक आ जाइए, सारा इंडियन कल्चर ही है। इंडियन कल्चर में नृत्य, गीत, संगीत, स्थापत्य का साहित्य सब कुछ आ जाता है। तो क्या इतना सारा कुछ पढ़ना है? इतना भी नहीं पढ़ना है। अगर हम कुछ कुछ टॉपिक पढ़कर जाएंगे तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा। समझ अगर इतिहास की होगी तो हम कर ले जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अगला कौन सा है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, अर्थात क्या IR? नो, यहीं पर गलती करते हैं। करंट अफेयर लिखा हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, देश और विदेश की प्रमुख घटनाएं जिनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में अगर 10 सवाल पूछा जाता है उसमें से 2 ही सवाल IR के होते हैं, बाकी 8 सवाल जो होते हैं वो अपने देश से संबंधित करंट अफेयर होते हैं। IR से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। समझना मेरी बात को मैं जो कह रहा हूँ। यानी कि 80% सवाल जो होते हैं वो देश के अंदर की घटनाक्रम से पूछे जाते हैं। 2 या 3 सवाल ही IR से पूछा जाता है
उसको सब लोगों ने क्या बना दिया कि आईआर का पेपर आता है, आईआर का पेपर आता है। आईआर का कोई पेपर नहीं आता, करंट अफेयर का पेपर आता है, जिसमें देश और विदेश की घटनाओं को समाहित करके आपसे पूछा जाता है। पिछली बार अतुल प्रसाद जी ने क्या किया 68वीं बीपीएससी में कि उन्होंने पेपर के में मिक्स कर दिया। अब जैसे GS2 के जो सवाल आने चाहिए तो वो GS1 में ले आए। वो क्यों? क्योंकि करंट अफेयर था वैसा। उसके बुक लिस्ट वगैरह भी मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी आज हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बन जाना चाहिए, सोते हुए में भी दिमाग में सिलेबस दिखना चाहिए कि हाँ भाई आईआर कहाँ पर आता है, करंट अफेयर कहाँ पर आता है, भारतीय संस्कृति में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ आपके सोते हुए में भी दिमाग में आना चाहिए। सिलेबस याद हो जाता है बच्चों को मेंस की तैयारी करते करते। ओके, अगला है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन व चित्रण। देखिए ये जो तीसरा सेक्शन है ये आपके लिए बोनस सेक्शन होता है। हालांकि जिनका मैथमेटिक्स में मतलब गुणा भाव करने में भी गलती कर देते हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा संकट होता है, क्योंकि 70 से ज़्यादा नंबर आपको तीसरे सेक्शन से मिल जाता है। और इसमें मैथमेटिक्स के जो सवाल आते हैं सांख्यिकी बोलना सही नहीं होगा, एक तरह से मैं क्या बोलूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह बोल सकते हैं। हाँ, DI के लेवल के सवाल आते हैं और वो सवाल मध्यम स्तर के होते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन सही है और कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्ज़ाम में, सिंपल कैलकुलेटर आपके एग्ज़ाम में अलाउ होता है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है, अच्छा है, और प्रीवियस ईयर के जितने MCQ आज तक, प्रीवियस ईयर के MCQ अभी तो जवान से जा ही नहीं रहा है, प्रीवियस ईयर मेंस में जितने सवाल पूछे गए हैं इसके, अगर आप उसको भी सॉल्व करके चले गए ना अच्छे से प्रैक्टिस। हाँ, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। बहुत कम समय रहते हैं वहाँ पर ये सब करने का, तो वो कम समय में अगर आपका मैथमेटिक्स करने का अच्छा तजुर्बा है और प्रैक्टिस आप करके प्रीवियस ईयर के जितने आज तक पूछे गए सबको सॉल्व करके चले जाइए तो 70 नंबर आपके कोई नहीं छीनता है ना। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा इतना आसानी से कैसे 70 दे देता है, बोलने में आसानी है, लेकिन मैथमेटिक्स वहाँ पर अगर आप अच्छे सॉल्व करेंगे तो आपका 70 नंबर, 70 से 72 नंबर तक आपका पूरी सही मान लेते हैं, है ना। तो इसीलिए तीसरा सेक्शन आपके लिए बोनस हो गया। अब GS2 में कौन कौन सा चीज़ें आती हैं उसके बाद डिटेल में भी सिलेबस को पढ़ेंगे अभी हम लोग इसी वीडियो में। देखिए GS2 में पहला है भारतीय राज व्यवस्था। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नेंस लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, गवर्नेंस लिखा हुआ है। गवर्नेंस राज व्यवस्था को कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस का जो एप्लीकेशन होता है ना, पॉलिटिकल साइंस का उपयोग जहाँ पर होता है वो होता है राज व्यवस्था, ठीक ना। तो अर्थशास्त्र का उपयोग जहाँ पर किया जाता है ना, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का उपयोग कहाँ पर किया जाता है तो इकोनॉमी में किया जाता है, अर्थव्यवस्था में किया जाता है। इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग, है ना। उसी प्रकार से क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है तो गवर्नेंस में किया जाता है, राज व्यवस्था को बनाने में किया जाता है। तो गवर्नेंस आपका टॉपिक है। अब गवर्नेंस में जो भी सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम कहाँ से पूछे जाते हैं, कोई भी चीज़ करंट में अगर चर्चा में है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भारत सरकार ने कुछ परिवर्तन किए हैं। क्या परिवर्तन किया है कि इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया थी उसको बदलाव कर दिया है, उसमें बदलाव कर दिया गया। आर्टिकल 324 के तहत वो आते हैं, तब इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये गवर्नेंस का भाग हो गया। किसका भाग हो गया बंधुओं, तो गवर्नेंस का भाग हो गया। अब जैसे संघवाद है, संघवाद की अवधारणा हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया, है ना। मैं चिंता मत कीजिए, मैं अभी आज पहला वीडियो लेके आया हूँ। मेंस के लिए मैं जितना अच्छा पढ़ाता हूँ, पीटी तो मेरा सरदर्द रहता है MCQ करवाना, मेंस के लिए ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसी में मेरा एक्सपर्टीज़ है। तो आपको मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ, ओके। आप बस पढ़ना चाहें तो। पिछली बार ही मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मुझे लगा मैंने इतना ख़राब पढ़ा दिया कि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था। खैर चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, है ना। कुछ प्लेलिस्ट हैं वो जाकर देखिएगा, मैं दिखा दूँगा अंत में वीडियो में। अब अगला कौन सा है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है, इंडियन इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी भी है यहाँ पर। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में पूछा गया, वो चर्चा में था, कॉपी पेस्ट कर दिया आयोग ने। कहाँ से उठा के, तो न्यूज़पेपर से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया था आयोग ने। तो इंडियन ओशियन डाइपोल पूछ लिया था। अब वो थोड़ा सा ज्योग्राफी जिनका बेसिक अच्छा नहीं है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, वो प्रॉब्लम किया उनको, लेकिन वो बेसिक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक था। अगले पर चलते हैं। अगला कौन सा है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग इंडिया के डेवलपमेंट में और उसका प्रभाव। साइंस नहीं है यहाँ पर, साइंस का एप्लीकेशन किया जाता है साइंस एंड टेक में। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो चर्चा में होता है, जैसे चंद्रयान 3
भयंकर रूप से चर्चा है, वायरल है आजकल, तो चंद्रयान 3 अपना चल ही रहा है, चारों तरफ वही नाच रहा है, तो वहाँ से सवाल पूछ सकता है आपसे। डिजिटल करेंसी बहुत चर्चा में, बिल्कुल पूछ सकता है वहाँ से। 5G टेक्नोलॉजी बहुत चर्चा में है, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। तो कुछ ऐसे हॉट टॉपिक जो होते हैं ना, और करंट अफेयर के टॉपिक, वहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। लेकिन कुछ बंधे हुए टॉपिक भी हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, घिस घिस के नैनो हो गया, वो इतना घिसा है उसको, हर दूसरे साल पूछ लेता है नैनो टेक्नोलॉजी से, जैसे लगता है कोई नया है ही नहीं इनके पास क्या। तो वहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी कई बार इंक्लूड कर देता है, जैसे कोई मिसाइल वगैरह का प्रक्षेपण हुआ हो तो उस सब से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर एलोबरेट किया हुआ है GS1 के पेपर को, ध्यानपूर्वक एक एक लाइन को देखना है ना। देखिए पहला क्या है, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, बस यहीं पर रुक जाना है। बिहार के विशेष संदर्भ का क्या तात्पर्य है? मॉडर्न हिस्ट्री तो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसमें बिहार का एंगल भी जोड़ दिया जाएगा आप लोगों के लिए। कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसमें बिहार के विशेष के बारे में भी पूछा जा सकता है। इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर, यानी कि 1850 के बाद का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड है ना, यानी कि डलहौजी कब आता है? डलहौजी आता है 49 के बाद ही। तो डलहौजी जब आता है वहाँ से लेकर और कहाँ तक पढ़ना है आपको? तो आपको नेहरू जी के टाइम पीरियड तक पूरा पढ़ जाना है, 1963 तक। वहाँ तक आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, 1963-64 तक, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है उस पूरे टाइम पीरियड से। 1850 से 1963-64 तक आपको पढ़ना है, मिनिमम इतना पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री की ही मैं बात कर रहा हूँ, अभी किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि पंचशील समझौता क्या है, तो उसको आप कहाँ पर रखेंगे? IR में रखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में रखेंगे, किस में रखेंगे आप पंचशील समझौता को? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का भाग है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा IR का भी भाग है। चीन को लेकर हमने किया था, और NCERT में है, 12th का NCERT। अगर आपने आज तक नहीं खोला होगा, खोल के देखिएगा, 12th में NCERT में दिया हुआ है ना। अगला कौन सा है टॉपिक? साथ साथ गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी होंगे। गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू जी से एक प्रश्न पक्का होता है, गारंटेड। थिंकर हैं 3 मुख्य रूप से दिए गए हैं, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और आपके नेहरू जी। इनसे एक सवाल पक्का पूछा जाता है, गारंटेड पूछा जाता है। इन तीनों को अगर आप तैयार करके गए तो एक लॉन्ग आंसर आप तैयार करके गए हैं, है ना। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ के साथ साथ इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। अब बिहार में शिक्षा का विकास एक टॉपिक हो गया, बहुत ही बेहतरीन। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन कौन सा आंदोलन हुए हैं, या आपको 1857 में बिहार का जो योगदान है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में क्या क्या हुए हैं, ये सब कुछ से आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से विद्रोह हैं कुछ, संथाल विद्रोह बिहार में 1857 का, बिरसा का आंदोलन। 1857 बहुत बार घंसा गया है, 1857 को इसलिए पिछली बार 68वीं में एक भी सवाल नहीं पूछा उसने, BPSC ने, तो इसलिए जो टॉपिक दिए सबको पढ़ना है। चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल, पाल काल की कला, पटना कलम चित्रकारी के मुख्य विशेषताओं से भी परिचित होंगे। देखिए यहाँ पर तो कला में ऊपर लिखा था इंडियन आर्ट, ऊपर लिखा था ना, भारत की इंडियन कल्चर लिखा था, संस्कृति, और नीचे उसने 3 टॉपिक भी लिखे हैं, मौर्य काल, पाल कला और पटना कलम। लेकिन पिछली बार उसने सरप्राइज़ किया। क्या सरप्राइज़ किया? उसने बोला कि भाई साहब ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, इसके पूर्वी भाग में भारत के पूर्वी भाग में जो गुफा बनाए गए हैं उनके बारे में बताइए हमें। कौन कौन से ऐसे गुफाएं हैं जो भारत के पूर्वी भाग में? देखिए पश्चिमी भारत में आप अजंता, एलोरा, इन सब की गुफाएं बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन पूर्वी भारत में आप नहीं पढ़ते हैं, जिसमें उड़ीसा की गुफा है और एक हाथी गुफा है और एक आपका बराबर की गुफाएं हैं, तो ये आप नहीं पढ़ते हैं। और इसके बारे में पूछा गया था, पूर्वी भारत की गुफा आर्ट के बारे में। बराबर का गुफा है और एक उड़ीसा में भी है और एक आपका हाथी गुम्फा अभिलेख भी है। तो ये 3 हैं जो मुख्य रूप से कहाँ पर हैं, तो गुफाओं में हैं। तो उसके बारे में पूछ लिया गया था, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, शॉर्ट में ही पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था, ठीक ना। तो इसलिए कला यहाँ पर लिखा जरूर हुआ है, लेकिन आपको पूरा इंडियन कल्चर पढ़ के जाना पड़ेगा।
अगला कौन सा है देखिए यहाँ पर कि सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और सचित्र निरूपण संबंधित विषयों में सांख्यिकी आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर आपको कुछ निष्कर्ष निकालना होगा जो भी आपको दिया जाएगा। इसलिए मैंने बोला सांख्यिकी आरेखन से ज़्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें मेरे से पूछिए तो। अगला है कौन सा, तो GS2 पेपर। GS2 पेपर का जितना छोटा यहाँ पर आपको दिख रहा है उतना ही गंभीर है ये, है ना। क्यों गंभीर है? क्योंकि इसका कोई था नहीं है, सच पूछिए मुझसे तो। जैसे इकोनॉमी का सेक्शन है, तो इकोनॉमी का सेक्शन अभी तक आपने सिर्फ फैक्ट पढ़ा होगा, बजट कितना का है और सेवा सेक्टर कितना का है, ये सब। लेकिन अब उन चीज़ों का आपको उपयोग करना है। जैसे मान लीजिए आपसे पिछली बार भी सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था पिछली बार ये पूछा गया था कि ई गवर्नेंस, बिहार में ई गवर्नेंस के बारे में बताइए। पिछली बार सवाल पूछा गया था। अब बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था ई गवर्नेंस, उनको पता ही नहीं है क्या है। आपको पता है एक चीज़, इकोनॉमिक सर्वे में एक पूरा चैप्टर होता है ई गवर्नेंस। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। उसमें ग्राफ, डेटा, फैक्ट, योजनाएं सब कुछ रहता है। अभी तक तो आपने इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ रटा होगा। अभी इकोनॉमिक सर्वे उल्टा कर देखिएगा एक बार, पूरा का पूरा बिहार सरकार का PDF डाउनलोड करके। इधर उधर एडिटोरिया फेडिटोरिया नहीं, ये सब PT के लिए होता है। बिहार सरकार की इकोनॉमिक सर्वे उसके वेबसाइट से हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात उसको उलट के देखिए, उसमें 7 नंबर या 6ठा नंबर चैप्टर होता है ई गवर्नेंस का। देख लीजिएगा, चैप्टर शायद ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें जाके देखिएगा, सारा आपको मिल जाएगा। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अब थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। फैक्ट से काम नहीं चलने वाला है। अब थोड़ा सा सीरियसली आपको मेंस के तरह से सब्जेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव बहुत हो गया। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि GS2 का पेपर बहुत गंभीर होता है। इसको लिखना भी आसान कतई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी का भाग है, बुक तो उसके लिए एकमात्र बुक है। अगर आपने NCERT पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दृष्टि ज्योग्राफी की जो हिंदी इंग्लिश दोनों बुक आती है उसको आप खरीद लीजिए। शुरू से अंत तक पढ़ जाइए। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ठीक ना, सारा कुछ पढ़ लिया, नदी पर्वत पहाड़ सब कुछ पढ़ लिया। अब आपसे वो सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा कि बताइए एक चीज़ बताइए भाई साहब कि जमुई ज़िला में सोने का बहुत बड़ा खान मिला है, उसका बिहार की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें ज्योग्राफी भी आ गया कि तो आपको पता होना चाहिए जमुई ज़िला में मिला है, सोने के खान मिले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे आप। और उसके बाद से इकोनॉमी के बारे में बताएंगे, बिहार की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप तो केवल ये पढ़ के गए थे बिहार की इकोनॉमी क्या है, और ये पढ़ के गए थे कि सोने की खान कहाँ मिली है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये किसी बुक में नहीं पढ़ाया जाता है। आप अगर सच में पूछें मुझसे तो ये किसी बुक में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे एक चीज़ और पूछ लेगा आपसे, मान लीजिए आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो पर्यावरण का प्रदूषण है या जलवायु परिवर्तन जो है, वो अमीरों के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं और गरीबों को वो सबसे ज़्यादा सताते हैं। कितना अच्छा टॉपिक बोला है मैंने कि जलवायु परिवर्तन जो होता है वो अमीरी से पैदा होता है और गरीबी को प्रभावित करता है। इस पर ज़रा बताइए मुझे। मान लीजिए लॉन्ग फॉर्म में बताना हो या ऐसे के फॉर्मेट में आपको बताना हो, और पूछ सकता है ऐसा कतई मत सोचिएगा कि PCS के एग्ज़ाम इसलिए नहीं पूछेगा। मेंस के लेवल पर PCS का एग्ज़ाम कतई नहीं रहा, ये अच्छा लेवल हो गया है BPSC के मेंस का। अब आप मुझे बताइए जलवायु परिवर्तन अमीरी से पैदा होता है और गरीबी पर कैसे प्रभाव डालता है। सोचिएगा एक बार, ये क्या है। ये कोई अगर नहीं पढ़ा होगा, कभी BPSC की तैयारी नहीं किया होगा, लेकिन सोच और समझ उसकी अच्छी होगी तो वो इसको कर ले जाएगा। तो मैं आपको क्या कहूँगा कि इस तरह की सोच डेवलप कीजिए खुद के अंदर। इतना डिटेलिंग में बड़े बड़े टीचर्स हैं, 19-20 मिलियन फॉलोअर हैं, लेकिन नहीं करते हैं, वो नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि इस लेवल तक सोच जाना मुश्किल होता है। शेरो शायरी कर लेना क्लास में आसान होता है, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर करना थोड़ा सा कठिन होता है। समझिएगा मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूँ। इस लेवल का सोचना शुरू कीजिए। अब सुनिए, गाड़ी कौन चलाते हैं? अमीर लोग। वायुयान में कौन उड़ते हैं? अमीर लोग। घर में 4 AC कौन टांगते हैं? अमीर लोग। आधुनिक जो जीवन शैली वो किनका होता है? अमीर लोगों का। बाढ़ आता है तो सबसे पहला घर किनका बहता है? झोपड़ी में रहने वालों का। सूखा पड़ता है तो सबसे पहले कौन गरीबी के चपेट में आते हैं? गरीब लोग। अन्न जब महंगा होता है तो किसके पेट पर लात पड़ती है? गरीब लोगों के पेट पर। उसके बाद से जब हीट वेव चलता है तो कौन सड़क पर बेहोश होकर गिर के मर जाते हैं? तो गरीब लोग मरते हैं, अमीर लोग AC में और AC तेज़ करके बैठ जाते हैं। तो यानी कि जलवायु परिवर्तन जो होता है वो अमीरी से पैदा होती है और गरीबों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अमीर देशों के द्वारा पैदा होता है और विकासशील देशों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसका? तो जलवायु परिवर्तन का।
इसलिए भारत जैसे जो देश हैं वो जलवायु परिवर्तन को लेकर सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक हैं, और यूरोप और अमेरिका जैसे जो देश हैं जलवायु परिवर्तन करने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। जब एयर पॉल्यूटेड होता है तो गाड़ियों के द्वारा होता है, लेकिन पॉल्यूशन का मार सड़क पर चलने वाले लोगों को झेलना पड़ता है, क्योंकि बड़े वाले जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगा कर बैठ जाते हैं। समझ में आया कुछ आपको? ये सोचना पड़ेगा आपको खुद से, और ये कहाँ से सोच सकते हैं? पढ़ के, मेहनत करके, आस पड़ोस की चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। यही ऑब्जर्वेशन की तकनीक चाहिए आपके अंदर, कम मेहनत करना पड़ेगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा भाषण दे दिया मास्टर ने तो आज। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत तथा बिहार के भूगोल संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक आर्थिक सामाजिक भूगोल, भौतिक आर्थिक सामाजिक भूगोल, जो आपको गरीबी वगैरह का मैं इतने देर से पाठ पढ़ा रहा हूँ, वो सामाजिक भूगोल का भी भाग होता है, ठीक ना, और आर्थिक भूगोल का भी भाग हो जाता है। भौतिक भूगोल तो आप जानते ही हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, नाले, इन सब के बारे में भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा होती है। भारत के विकास से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करेगा। तो बिहार में जैसे ई गवर्नेंस जो पूछा गया था, एक तरह से वो आपका टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक का सवाल पूछ लिया, तो उसके हिसाब से था। लेकिन मेरे से पूछिए तो वो करंट अफेयर का ज़्यादा सवाल था। अब जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए, पिछली बार एक सवाल बहुत ही खूबसूरत फ्रेम किया था कि ट्राई की एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि बिहार में टेली डेंसिटी जो है, फ़ोन रखने का अभी बिहार में परसेंटेज सबसे कम है। इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें कहीं पर भी ये नहीं पूछा था कि ट्राई की उस रिपोर्ट को लिखिए। सवाल में ये पूछा गया था, बच्चों ने बोला बहुत कठिन पेपर है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि बिहार में टेली डेंसिटी, फ़ोन का घनत्व, फ़ोन और इंटरनेट का कनेक्शन आज भी कम क्यों है? ये आपसे मैं पूछता हूँ। 10 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। और फ़ोन का घनत्व और टेलीफोन का घनत्व नहीं होने से प्रभाव क्या पड़ रहा है, बताइए मुझे। सोचिए एक बार, सोचने पर ही ये सब कुछ होता है। तो ये क्या था आपका? ये था आपका, इसमें सिलेबस पूरा डिस्कस किया है मैंने। और देखिए सबसे अंत में एक बहुत ही अच्छा सा लाइन लिखा हुआ है, जिस पूरे लाइन में पूरा का पूरा सिलेबस आपका घुसा हुआ है। कौन सा? इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाएंगे अधिक। और ये खास तौर से इन्होंने साइंस एंड टेक के लिए लिखा है, लेकिन मेरे से पूछिए तो प्रायोगिक पक्ष पर ही पिछले साल का पूरा पेपर बना दिया था इन्होंने दोनों, ठीक ना। निबंध पेपर की बात हम लोग किसी और दिन करेंगे, क्योंकि उसका कोई सिलेबस है ही नहीं। निबंध का कोई सिलेबस नहीं होता है, निबंध का कोई भी सिलेबस नहीं होता है। आप सही सुन रहे हैं, जो भी दुनिया में है वो सब कुछ निबंध के सिलेबस में है। आपसे ये भी पूछ सकता है, अभी जो मैंने बताया, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि बिहार में सबसे आसान टॉपिक जहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए वहाँ पर वो मैं बता रहा हूँ। बिहार में महिलाओं की स्थिति पर निबंध लिखे, सबसे आसान। वैसे ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि बिहार में महिलाओं की स्थिति पर निबंध लिखे, क्योंकि लिखना आप इसी से सीखेंगे। पहले दिन में कोई एवरेस्ट पर नहीं चढ़ता है, पहले दिन में आपको शिवालिक पर पैर रखना पड़ता है। ओके, तो सिलेबस डिस्कशन अपना पूरा हो गया। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, और पढ़ना शुरू कीजिए बेसिक से। थोड़ा सा भी समय लगेगा, ठीक है। एग्ज़ाम अच्छा गया बुरा गया, क्या कर सकते हैं। जैसा भी पेपर था भाई, बीत गया। बीत गई सो बात गई, बीत गई है बात। आगे बढ़ते हैं, मेंस की तैयारी में लग जाइए। जैसा भी होगा मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि पीटी के रिजल्ट आने के बाद आपके पास समय नहीं होगा। 70वीं बीपीएससी वाले भी अगर ढंग से देना है बीपीएससी, तो मेंस की तैयारी में अभी से लग जाओ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।